नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 जो कि मध्य विद्यालय शिक्षक 6 to 8 के सामाजिक अध्ययन के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करने वाले हैं। तो यह जो है 6 to 8 नियुक्ति परीक्षा के लिए यह सामाजिक अध्ययन का नया बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट आया है, जिसमें 13 सेट के आपके इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था से रिलेटेड आपके सेट होंगे। तो ये हमारा सेट नंबर 4 है। इससे पहले 1 से लेकर 3 प्रैक्टिस सेट को अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ से सभी प्रैक्टिस सेट को आप प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ एक अलग सा प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी टीचर 4.0 6 to 8 करके, वहाँ सभी आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल होंगे। तो चलिए, टेस्ट सीरीज फॉर बीपीएससी टीआरई मध्य विद्यालय शिक्षक कक्षा 6 से 8 प्रैक्टिस सेट नंबर 4 अब स्टार्ट होता है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का आपका पहला जो है पार्ट वो इंग्लिश लैंग्वेज से है और हिंदी लैंग्वेज से होगा पार्ट 1 में। तो पहला प्रश्न है कि मदर सिस्टर इज, तो माँ की जो बहन होगी वो क्या होती है? वो मौसी भी होती है और आंटी भी होती है। सो मोर देन वन ऑफ द एबव, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इंटरफेयर का जो साइनोनिम होता है वो होता है ऑब्स्ट्रैक्ट, होता है बाधा डालना। सो ऑप्शन नंबर बी दूसरा का करेक्ट आंसर है। तीसरा है कि आपका एंटोनिम हॉलो का एंटोनिम क्या होगा? हॉलो का जो एंटोनिम होगा वो होगा सॉलिड, होगा ठोस होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आइटम आपको है द लॉयंस शेयर। द लॉयंस शेयर मतलब होता है द लार्ज पोर्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि इस आइटम का करेक्ट आंसर हो जाएगा द लार्ज पोर्शन। कौन सा जो पार्ट है वो ड्राइंग रूम का नहीं है? तो वॉशिंग मशीन नहीं है, चिमनी नहीं है, ये सब ड्राइंग रूम का पार्ट नहीं है। सो मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हस्बैंड्स ब्रदर इज, हस्बैंड का जो भाई होगा वो कहलाएगा दोस्तों देवर, यानी ब्रदर इन लॉ। सो ऑप्शन नंबर सी इसका छठा का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर है आपका कौन सा जो है वर्ड वो करेक्टली लिखा हुआ है? तो करेक्टली जो असेंबली का मीनिंग होता है ASSEMBLY होता है। सो देखिए ऑप्शन नंबर बी में इस प्रकार से लिखा हुआ है। सो करेक्टली मीनिंग आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8वां फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। दिस इज के बाद आपका जो है एन भराएगा, एन अम्ब्रेला। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 9वां नंबर आपका देखिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसी के आधार पर दिए गए प्रश्न को आंसर देना है। तो आधुनिक युग जो है विज्ञान युग से नाम से जाना जाता है। आज विज्ञान की उपलब्धि का पताका धरती से आकाश तक फहरा रहा है। उधर विज्ञान की महिमा का प्रचार प्रसार है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा प्रकृति को जीत लिया है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा विद्युत, वाष्प, सौर ऊर्जा और गैस की खोज कर दिगंतरों में अपनी विजय दुदुम्बी बजाकर सारे संसार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको गद्यांश दिया हुआ है, उसी के हिसाब से आपको पढ़ के आंसर देना है। 9वां नंबर है कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो इस गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक होगा, इस गद्यांश के अनुसार कि विज्ञान एक वरदान है, यह एक उपयुक्त शीर्षक है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर है कि विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा। तो विज्ञान का जो तथ्यात्मक परिभाषा है गद्यांश के अनुसार कि क्रमबद्ध, सुसंगठित और प्रयोगात्मक ज्ञान को जो हम लोग विज्ञान कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दिगंतर का अर्थ है, दिगंतर का अर्थ है सभी दिशाओं में। सो ऑप्शन नंबर सी 11 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर है कि आपका धरती से आकाश तक पताका फहराना का अर्थ है। धरती से आकाश तक पताका फहराना मतलब बहुत बड़ी सफलता का मिलना है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न है। फिर 13 नंबर है कि रामधारी सिंह दिनकर जो है उनको किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो उनको जो है उर्वशी जो लिखे थे इस पुस्तक के कारण उन्हें जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सो ऑप्शन नंबर सी 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 है कि अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास जो है महाकवि सूरदास पर आधारित है? तो उस उपन्यास का नाम है खंजन नयन, जो कि सूरदास पर आधारित है। सो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर है कि आपका जो हाथ पाँव फूल जाना है उसका मुहावरे का अर्थ कौन सा व्यक्त कर रहा है? तो है घबरा जाना, मतलब हाथ पाँव फूल जाना। सो ऑप्शन नंबर सी या जो है अर्थ व्यक्त कर रहा है घबरा जाना। ऑप्शन सी इसका 15 का करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर का प्रश्न है आपका कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, मतलब कि कौन सा गलत है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसमें जो पुरुष किंतु और नारी जो है ये जो है त्रुटि है इसमें। सो ऑप्शन नंबर सी इसका
करेक्ट आंसर होगा। 17 है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। प्रधानमंत्री किस प्रकार लिखाता है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री जो है इस प्रकार लिखाता है, सही वर्तनी ये है। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री, जो सही वर्तनी में लिखा हुआ है। 18 नंबर है आपका कि मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त है, तो उसके जगह जरूरी की जगह कौन सा काम हो जाएगा दोस्तों, जरूरी की जगह है आवश्यक काम में व्यस्त है मेरा मित्र, तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर है। मुझे नैना पर चोरी का क्या है, चोरी का संदेह है, सो संदेह यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। लड़का आया इस वाक्य में किस क्रिया काल का बोध करा रही है, जो क्रिया है किस काल का बोध करा रही है, वो सामान्य भूतकाल का बोध करा रही है लड़का आया में, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 है कि ममता गाती है इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है, तो यह जो है सामान्य वर्तमान काल का बोध करा रही है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ममता गाती है। 22 है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, तो दाता का स्त्रीलिंग दात्री होता है, हम लोग सभी जानते हैं, सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 के बाद 23 नंबर है कि इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है, तो सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है इस बार कोलकाता जाता है, यह सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर है कि मोहन एक शालीन लड़का है, इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है, तो शालीन शब्द जो है वह उसका गुण बता रहा है, गुणवाचक विशेषण है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। 25 है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची शब्द इसमें से दोस्तों ना ही राजीव है, ना ही जलद है, ना ही उत्पल है। कमल का पर्यायवाची होता है अरविंद, सतलज, अम्बुज, सरीस, पुष्कर, पंकज, नीरज, सरोज, जलद, कंज, ये सभी जो है आपके कमल के पर्यायवाची है। उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर है, डी नहीं, यहाँ ई होगा। 26 है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है भाववाच्य है, तो भाववाच्य जो है वह है कि सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, यह जो है भाववाच्य है। भाववाच्य क्रिया उसे कहते हैं, उससे यह ज्ञात होता है कि क्रियाओं में न तो कर्ता की प्रधानता है, न ही कर्म की, केवल भाव प्रधान है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, इसमें जो है केवल भाव प्रधान है। 27 नंबर का प्रश्न अब आपका है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, ठीक, तो इसमें जो हम ताजमहल देखने जाएंगे, यह जो है आपका कुछ क्वेश्चन कटा हुआ है, ये लिखा हुआ है हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो जो है हम है सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, ये पूछ रहा है हम 27 नंबर का प्रश्न। तो हम फटाफट दोस्तों बताइए, हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम जो है सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कि सी, पुरुषवाचक सर्वनाम, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 28 नंबर है कि व्यष्टि का विलोम है, व्यष्टि का विलोम जो होता है वो समशिष्ट होता है, व्यशिष्ट का समशिष्ट होता है, ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर है, माइक्रो के माइक्रो होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द वायु का परिवाची शब्द है, तो वायु का परिवाची शब्द इसमें है वो आपका अनिल है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीता नहीं पढ़ती है, 30वां नंबर प्रश्न है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, इसमें जो है कृत्यवाच्य का प्रकार है वाच्य का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर का। 31 नंबर प्रश्न पार्ट 2 जनरल स्टडी से रिलेटेड आपका स्टार्ट होता है, जो कि 31 से लेकर आपका टोटल 70 नंबर प्रश्न तक होगा। 31वां है कि माइक्रोवेव ओवन के कार्य करने में क्या शामिल होता है, तो इसको कार्य करने में जो है पदार्थ द्वारा सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण शामिल होता है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 है कि निम्न में से कौन सा जो है सिंगल बॉन्ड OH क्रियात्मक समूह वाला यौगिक है, उसका नाम है आपका 1,2-एथेन डाइऑल, यह जो है OH क्रियात्मक समूह वाला यौगिक है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 के बाद 33 है कि हमारी भोजन संबंधी आदतों में होने वाला इनमें से कौन सा परिवर्तन हमारे पर्यावरण को सर्वाधिक प्रभावित करेगा, वो है आपका मांस एवं पशु जनित उत्पादों का त्याग करना जो है हमारे पर्यावरण को सर्वाधिक प्रभावित करेगा, सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन सी विधि जो है खुले क्षेत्रों में मिट्टी के पवन अपरदन को रोकती है या कम करती है, उसका जो करेक्ट आंसर होगा कि बगीचे के लिए बाड़ के रूप में वृक्षों या बड़ी झाड़ियों का उपयोग करना, सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 34 का। 35 है कि यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जब ओजोन की परत पतली हो जाता है तब त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ने लगेंगे, सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
35 के बाद 36 नंबर का प्रश्न है आपका कि यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार क्या है। तो वस्तु की जो स्थिति होगा वो होगा अनंत होगा और जो दर्पण का प्रकार होगा वो होगा उत्तल दर्पण होगा। सो ऑप्शन नंबर सी 36 का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर है कि क्या X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है। तो जी नहीं होती है, उनके आकार या गतिशीलता में कोई भी अंतर नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बायोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न है। 38 नंबर है कि तांबों के तार से बनी एक वर्गाकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा कितने में एक बार बदलेगा। तो वो कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रमण में जो है एक बार बदलेगा। सो ऑप्शन नंबर ए 38 का करेक्ट आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहा डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे यानी कि दुर्गा, जिसे हम लोग शॉर्ट प्रणाली में कहते हैं, उस प्रणाली को किसके द्वारा, दुर्गा को किसके द्वारा विकसित किया गया। तो इस प्रणाली को जो है दोस्तों DRDO द्वारा विकसित किया है। सो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा 39 का। 40 नंबर प्रश्न है, हाल ही में द सिल्वर इंस्टीट्यूट के 2024 वर्ल्ड सिल्वर सर्वे के अनुसार कौन सी कंपनी विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांद उत्पादक बनी है। चांद उत्पादक बनी है वो है आपका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर है, भारतीय वन जीव संरक्षण सोसाइटी WPSI के आंकड़ों के अनुसार 2023 में बाघों की मौत में अग्रणी राज्य रहा है। तब बाघों की मौत में जो अग्रणी राज्य रहा उसका नाम है महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में जो है इस वर्ष जो है 2023 में 52 बाघों की मृत्यु हुई थी। कितने, 52 बाघों की मृत्यु हुई थी और 52 बाघों की सबसे अधिक मृत्यु के साथ महाराष्ट्र इस सूची में पहले स्थान पर है। किस मैथिली साहित्यकार को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उनका नाम है बासुकीनाथ झा, जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 42 का। 43 है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल टेनिस महासंघ के गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाला पहला भारतीय कौन है। उसका नाम है वीटा दानी। ऑप्शन नंबर बी 43 का करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर का प्रश्न है, देखिए कि हाल ही में किसकी सहायता से रैंप योजना को MSME के प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु शुरू किया गया है। वो किया गया है आपका विश्व बैंक की सहायता से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरेगी। तो यह जो गलियारा जो है उज्बेकिस्तान से होकर नहीं गुजरेगी, बाकी भारत ईरान से होकर गुजरेगी। सो 45 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उद्घाटन किया है विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र का। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। इस मंदिर का नाम है स्वरवेद महामंदिर। नेक्स्ट है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने सरकार द्वारा की गई जातियों को शेर जैसी हिंसा कहा था। उस नेता का नाम है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 1867 में बम्बई यानी कि मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। उस आंदोलन का नाम था दोस्तों प्रार्थना सभा। सो ऑप्शन नंबर प्रार्थना समाज इसका करेक्ट आंसर है। प्रार्थना समाज जो है धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। 49 नंबर का प्रश्न है आपका कि गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए किस वर्ष में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था। उस वर्ष का नाम है 1932 में जो है हरिजन सेवक संघ का स्थापना किया गांधी जी ने। नेक्स्ट है आपका 50वां नंबर प्रश्न, पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्यौहार पर फहराते हैं। पुरानी दिल्ली में तो फहराते हैं स्वतंत्रता दिवस पर, यानी 15 अगस्त को हर साल, यानी ऑप्शन नंबर सी 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 51 है कि जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र नियुक्त के चार्टर ऑफ स्लेवरी के रूप में वर्गीकृत किया था। जवाहरलाल नेहरू ने वो न रॉलेट एक्ट को, न चार्टर अधिनियम को, न भारत सरकार अधिनियम 1919 को इन्होंने वर्गीकृत किया था। सो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किस वर्ष में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था।
यह स्थापना हुआ था 1876 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 52 का 53 किस अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ। आंदोलन का जो है आयोजन हुआ था वो हुआ था आपका 1919 से लेकर 1922 ईस्वी तक। सो 53 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन जो है हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। तो हजारीबाग जेल से जो फरार होने वाले थे जयप्रकाश नारायण। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर है कि ओडिशा के कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, बालांगीर जिले किस खनिज के खनन के लिए जो है प्रसिद्ध है। वो जो है आपका बॉक्साइट के खनन के लिए सभी जगह के जो है जिला ये प्रसिद्ध है। सो ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट करेक्ट आंसर होगा। रेड सैंडर्स नामक स्थानिक विडिच प्रजाति इनमें से किस भारतीय भौतिक विज्ञान का सीमित है, भौतिक विभाजन तक सीमित है। उसका नाम है दोस्तों पूर्वी घाट तक, यानी ऑप्शन नंबर बी 56 का करेक्ट आंसर होगा। 57 नंबर का प्रश्न देखिए कि पैथालासा शब्द इनमें से किससे संबंधित है। तो इसका जो संबंध है वो महासागर से पैथालासा का संबंध है। सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। 58 है कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। डोलड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द कौन सा दाब वाला क्षेत्र है जहाँ चलने वाली हवाएं शांत होती है। तो वो जो है आपका दोस्तों निम्न दाब वाला है। सो ऑप्शन कौन सा है फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। निम्न दाब वाला है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 59 का राइट आंसर होगा। 60 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में आप काल बैसाखी का अनुभव करेंगे। तो काल बैसाखी जो है वो पश्चिम बंगाल WB में मनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 60वां का करेक्ट आंसर होगा। अक्षांश के समानांतर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उनके स्थान के साथ सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर है मकर रेखा और पूर्वी गोलार्ध जो सुमेलित नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी 61 का करेक्ट आंसर है। 62 नंबर है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। सबसे अधिक जिले जो हैं वो है आपका उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र में। सो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है 62 का। 63 नंबर आपका फिर मैथ से रिलेटेड है। जो भी आपका मैथ से रिलेटेड प्रश्न होगा उसको आप क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इसको जो है अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा चला जाएगा। और हाँ, वीडियो के लास्ट में हम बता देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहता है, वहाँ से आप सभी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बिहार विद्यालय 4.0 6 to 8 टीचर के लिए है, सामाजिक अध्ययन वाले का। अब देखिए मेन अब स्टार्ट होता है सोशल साइंस से रिलेटेड सेट, जो कि पार्ट 3 में अब आता है। सोशल साइंस से रिलेटेड आपको 71 से लेकर आपको 110 प्रश्न तक होंगे, जिसमें हिस्ट्री के होंगे। सोशल साइंस में हिस्ट्री के आपके टोटल 40 होंगे, फिर ज्योग्राफी के 40, पॉलिटी होंगे 40 के। इस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए 71 नंबर प्रश्न, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन को ईसाई लोग किसके रूप में स्मरण करते हैं या मनाते हैं। तो गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुड फ्राइडे। जो ये गुड फ्राइडे है उसको होली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे और ग्रेट फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 72 है आपका कि रमजान जो कि इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना और रोज़ों का पवित्र महीना है। तो यह इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना और रोज़ों का पवित्र महीना है। सो ऑप्शन नंबर ए 9वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रमजान महीने में जो है 30 दिनों का जो है उपवास रखा जाता है। सो ऑप्शन ए 9वां इसका करेक्ट आंसर है। 72 के बाद 73 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासन काल में जो है कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। तो कलिंग का युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा लड़ा गया था। तो सो ऑप्शन में देखिए अशोक नहीं दिया हुआ है। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि ना ही दशरथ, ना ही चंद्रगुप्त, ना ही बिंदुसार। ऑप्शन ई 73 का राइट आंसर है। और जो है आपका 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख में। 74 नंबर है कि निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो वो भेजे थे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त दरबार में मेगास्थनीज को। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था लगभग 345 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो आपका
मेगास्थनीज है उसके द्वारा लिखा हुआ पुस्तक का नाम है इंडिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सेल्यूकस निकेटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 75 नंबर प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो पहली महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो 1885 ईस्वी में हुआ था 28 दिसंबर को, आप ये याद रखिएगा। और इसके संस्थापक जो हैं एओ ह्यूम हैं, उनको जो है इस पार्टी का जनक माना जाता है। और इस कांग्रेस पार्टी का जो प्रथम अध्यक्ष हुए वो हुए व्योमेश चंद्र बनर्जी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। 76 है आपका कि सिंधु घाटी सप्ताह में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं। तो सिंधु घाटी सप्ताह में जो है कुबरदार बैल के पूजा के प्रमाण मिले हैं। सो ऑप्शन नंबर ए 76 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 77 नंबर का प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने जो है बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। मलिक जानी यानी ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई ऑप्शन में इनका नाम दिया हुआ नहीं है। 78 नंबर है कि इनमें से कौन क्रांतिकारी जो है काकोरी कांड ट्रेन से संबंधित नहीं था। कौन संबंधित नहीं है काकोरी ट्रेन कांड से। तो यह जो है काकोरी ट्रेन कांड हुआ था 1925 ईस्वी को 9 अगस्त के दिन हुआ था, ये आप याद रखिएगा। और इसमें जो आपके संबंधित नहीं है वो है प्रफुल्ल चाकी, अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल जो है इनसे संबंधित रखते हैं काकोरी ट्रेन कांड से, लेकिन प्रफुल्ल चाकी का संबंध इनसे नहीं है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो गदर का जो पहला अंक प्रकाशित हुआ था वो उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उर्दू। गदर जो है एक साप्ताहिक पत्र था जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। 80 है कि वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ है। तो पूर्व का अर्थ होता है दोस्तों दुर्ग होता है, जो वैदिक काल में पूर्व का मतलब होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि 81 नंबर प्रश्न की ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे। तक्षण किसे कहा जाता है दोस्तों, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। बढ़ई को, लोहार को या कुम्हार को, तो वो बढ़ई को कहते थे ऋग्वेद में तक्षण। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 81 का राइट आंसर हो जाएगा। तक्षण जो है एक संस्कृत शब्द है जो कि ऋग्वेद में प्रयोग होता था बढ़ई के लिए। मौर्य कांकनी किस धातु के बने सिक्के थे। तो कांकनी जो है तांबे धातु के बने सिक्के थे। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तांबे धातु के बने सिक्के मासक भी कहलाते थे, क्या, मासक। 83 नंबर प्रश्न है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो पहला गणतंत्र वैशाली में जो स्थापित किया गया वो किया गया लिच्छवी के द्वारा। तो लिच्छवी ना ही मौर्य होगा, ना ही गुप्त, ना ही नंद। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो है लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरणों में विभाजित है। सो 15 यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन आपका 11, 12 और 14 दिया हुआ है, जबकि अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का वो 15 अधिकरणों में विभाजित है। 85 नंबर का प्रश्न देखिए कि किस हड़प्पा स्थल से जो है लकड़ी के कुरेदकर नाली बनाने का साक्ष्य मिला है। लकड़ी को जो है कुरेदकर नाली बनाने का साक्ष्य वो हड़प्पा के कालीबंगन में मिला है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर है कि किस मौर्य शासक को जो है सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया। तो सेंड्रोकोटस के रूप में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को संबोधित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मौर्य वंश का जो राजधानी था वो था दोस्तों पाटलिपुत्र, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है। और चंद्रगुप्त और मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध का उल्लेख है वो एपिनियस में किया गया है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। और जो है ये घनानंद को पराजित करके 322 ईसा पूर्व में जो है मगध के गद्दी पर बैठे थे। जो घनानंद जो था वो नंदवंश का अंतिम शासक था। 87 नंबर है कि अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा किया था। तो बोध गया की यात्रा जो है वो अपने शासन के 10वें वर्ष में किए थे अशोक ने। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो
अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 269 ईसा पूर्व में हुआ था। 88 नंबर है कि किस अभिलेख में अशोक तीन रत्न में विश्वास प्रकट करता है? तो वो जो है भाब्रू अभिलेख में जो है अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और त्रिरत्न जो है वह है बुद्ध, धर्म और संघ है। क्या है? पहला बुद्ध है आपका तीन रत्न में, दूसरा है आपका धम्म है और तीसरा संघ है। यह जो है आपका भाब्रू अभिलेख में विश्वास प्रकट करता है। 89 नंबर है कि मौर्य काल में वार्ता क्या था? तो मौर्य काल में जो वार्ता था दोस्तों वो था पशुपालन था, कृषि था और आधिकारिक भ्रमण था। सो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 90 नंबर है कि हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? तो हर्ष का जो प्रधान सचिव है वो भंडी था। भंडी यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हर्ष काल के शासन तथा समाज की जानकारी जो है वो हर्षचरित में मिलता है, जो कि बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था। और चीनी यात्री ह्वेनसांग के स्मरण द्वारा इनका जो है हर्ष के शासनकाल तथा समाज की जानकारी भी मिलती है। नेक्स्ट है आपका 91 कि किस वर्ष जो है लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जो है जॉर्ज स्टीफेंस ने रेलवे चलाई थी? वो चलाया था दोस्तों 1830 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर इसका उपयुक्त में से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो द वेल्थ ऑफ नेशन रचना है एडम स्मिथ की। सो ऑप्शन नंबर सी 92 का करेक्ट आंसर है, जो कि 1776 ईस्वी में यह पुस्तक लिखी गई थी, प्रकाशित की गई थी। और एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र के जनक हैं। किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? तो उसको जो है कार्सिका द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को जो है 1 लाख जीतल पे खरीदा था। सो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 1 लाख जीतल। और ऐबक जो है लाहौर से शासन का संचालन करता था, तो इसके कारण लाहौर जो था कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ? तो 1229 ईस्वी में जो है इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा के द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ। सो ऑप्शन नंबर इसका सी 1229 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष नेक्स्ट है आपका हिटलर ने राष्ट्रसंघ की स्थापना कब छोड़ी? तो राष्ट्रसंघ की जो सदस्यता जो है कब छोड़ा था हिटलर? वो छोड़ा था 1933 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रसंघ की सदस्यता जो है हिटलर ने 1933 ईस्वी में छोड़ दिया था और राष्ट्रसंघ का जो स्थापना हुआ था वो 1920 ईस्वी में हुआ था। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो हिटलर का जो प्रचार मंत्री था वो था गोबेल्स। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेस्टापो क्या था? तो गेस्टापो जो है एक गुप्तचर पुलिस दल था। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का। 99 है कि 1789 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित किया गया? तो इसके बाद जो है राजतंत्र की स्थापना की गई थी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? बताइए दोस्तों, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। यह जो है फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा। सो ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर होगा। 101 है कि मोंटेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो मोंटेस्क्यू द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो रूसो द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम है दोस्तों। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ? कुस्तुनतुनिया का पतन, इसका पतन 1453 ईस्वी में हुआ। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। धर्म युद्ध हुआ था, तो धर्म युद्ध जो हुआ था वो हुआ था ईसाइयों के बीच में और तुर्कों के बीच में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो लगभग 2 वर्षों तक चला था। 104 नंबर है कि स्त्री शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन मोंटेस्क्यू ने किया। सो ऑप्शन नंबर ए 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर है आपका कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तभी हमने बताया इस पुस्तक के लेखक हैं रूसो हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इसका
करेक्ट आंसर होगा 105 नंबर प्रश्न का। 106 नंबर है कि 1789 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी। तो इसमें जो है आपकी संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था जो है स्थापित किया गया 1789 के क्रांति के बाद। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ, तो नाजीवाद का जो उत्कर्ष हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 107 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नाजीवाद का जो संबंध था उसका संबंध हिटलर से था। किसका? हिटलर से संबंध था नाजीवाद का। 108 नंबर प्रश्न देखिए कि 14 सूत्री योजना का प्रतिपादन किसने किया। तो 14 सूत्री योजना का प्रतिपादन वुडरो विल्सन ने किया था। सो ऑप्शन नंबर सी 108 का करेक्ट आंसर होगा। हाजीपुर किस फल की खेती के लिए विख्यात है। तो ये बिहार रिलेटेड आपका प्रश्न है दोस्तों। बताइए हाजीपुर जो है केला के फल की खेती के लिए विख्यात है। सो ऑप्शन नंबर सी केला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है लीची के लिए जो है मुजफ्फरपुर विख्यात है, ये भी आप जान लीजिए। और आम के लिए जो है आपका भागलपुर विख्यात है दोस्तों। भागलपुर और मिथिला प्रसिद्ध है आम के खेती के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हाजीपुर केला इसका करेक्ट आंसर होगा। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। तो सेडोवा के युद्ध में जो ऑस्ट्रिया की पराजित हुई। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सेडोवा का युद्ध हुआ था वो 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। प्रसा और सेडोवा के युद्ध जो है ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था 1866 ईस्वी। सो ऑस्ट्रिया के जो है इसमें पराजय हुई थी। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो है 71 से लेकर 110 प्रश्न यानी टोटल 40 प्रश्न हिस्ट्री से रिलेटेड समाप्त हुए। अब इसमें देखिए और में आपका फिर से भूगोल से रिलेटेड प्रश्न स्टार्ट होगा, जो कि इसमें फिर से 71 से लेकर आपका 110 नंबर प्रश्न तक होगा। तो 71 नंबर प्रश्न है आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। तो सर्वाधिक साक्षरता दर है वो जो 2011 जनगणना के अनुसार केरल राज्य में महिला का। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना साक्षरता दर है महिला का दोस्तों? इसमें है 93.91% है। और पुरुष का जो साक्षरता दर है केरल में वो है 96.11% है। ठीक। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93.96% है ये आपका कुल है। ये आपका पुरुष का हो गया 96.11% और आपका स्पेशल महिला का देखिएगा तो 92.07% है। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य में है जो दोस्तों बिहार है, जहाँ की 61.80% है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। नेक्स्ट है आपका 72 नंबर की टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। टकला मकान मरुस्थल तो यह चीन देश में स्थित है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर बी 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? उसका नाम है सहारा मरुस्थल। संसार का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है। और जो थार मरुस्थल है, जो अपना थार है, वो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो उसका नाम है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। सो ऑप्शन नंबर बी इसका टकला मकान मरुस्थल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? दीफू पास। तो दीफू पास जो है अरुणाचल हिमालय में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। दीफू दर्रा का जो है अरुणाचल हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर है कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। तो वर्ष का जो सबसे छोटा दिन होता है भारत में होता है 22 दिसंबर को, याद रखिएगा। 22 दिसंबर को जो है सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होती है। सो ऑप्शन नंबर इसे सी करेक्ट आंसर कर देंगे 22 दिसंबर। और 21 जून को जो है सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। और 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। तो 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है भारत में। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 75 है कि मौसम दशाएं घटित होने वाले वायुमंडल की परत कहलाती है। तो यह वायुमंडल की परत कहलाती है दोस्तों क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। और 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान कम होती जाती है और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में जो है 6.5 डिग्री तापमान घट जाती है, आप याद रखिएगा।
भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण का प्रतिशत है, तो वनावरण का जो प्रतिशत है वो 25.5% है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत वन क्षेत्रफल वाला राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान जो है सबसे प्रथम है। मध्य प्रदेश यानी एमपी जो है क्षेत्रफल पर में जो सबसे प्रथम है एमपी है, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का आपका स्थान आता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वन क्या है? तो वन जो है एक समुदाय है। किसका समुदाय है दोस्तों? वह है कि वन जैविक समुदाय है। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैविक समुदाय। वन जो है जैविक समुदाय है। 78 नंबर है कि मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? वो पाए जाते हैं ज्वारनद मुख में। ज्वारनद मुख यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्वारनद मुख। नेक्स्ट है आपका 78 के बाद 79 नंबर प्रश्न कि जलोढ़ मृदा को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, यानी नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है खादर मिट्टी। खादर यानी ऑप्शन नंबर ए 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है कपास उगाने के लिए आदर्श है? तो कपास उगाने के लिए जो है दोस्तों काली मिट्टी आदर्श होती है, सबसे उपयुक्त काली मिट्टी होती है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यह जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, काली मिट्टी। 81 नंबर का प्रश्न है कि भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो है मानसीनराम यानी कि यह जो है मेघालय में स्थित है, यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मानसीनराम, जो कि मेघालय में है। मानसीनराम में जो है 1141 सेंटीमीटर वर्षा जो है रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। और सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? वो है आपका लेह लद्दाख है, जहाँ सबसे कम वर्षा होती है। और मानसीराम जो है विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र ही मानसीराम भी है। 82 नंबर का प्रश्न है कि स्वर्ण चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। स्वर्ण चतुर्भुज, ठीक। तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में वे शहर शामिल हैं? वो कौन से 4 शहर हैं? तो दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता, ये चारों दोस्तों शहर शामिल हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो। ये सभी महानगर जो है शामिल है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, जो कि स्वर्ण चतुर्भुज जो है सुपर हाईवे इन 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? तो सबसे पहला जो है वो कांडला बंदरगाह आज़ादी के बाद बनाया गया। सो ऑप्शन नंबर बी 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांडला जो है गुजरात में स्थित है दोस्तों, कच्छ के खाड़ी के तट पर। और मुंबई जो है बंदरगाह, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो है मुंबई बंदरगाह है। और मुंबई बंदरगाह से लगभग जो है आपका सूती, ऊनी वस्त्र, कपड़े, मछली, इन सभी का जो है निर्यात किया जाता है। तो 83 का कांडला इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया बंदरगाह है। 84 नंबर प्रश्न है आपका कि छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश के राज्य खनिजों और किसके निक्षेप के मामले में समृद्ध हैं? तो वह है दोस्तों राज्य खनिजों और कोयला के निक्षेप के मामले में समृद्ध हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जो कोयले का उत्पादन का सबसे बड़ा भाग इन्हीं 3-4 राज्यों से प्राप्त होता है और कोयले को जो है ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य जो है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ है। कौन सा है? वो छत्तीसगढ़ है, सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक राज्य। 85 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है चीन है, चाइना है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेकंड रैंक पर आपका कौन सा है? अपना देश इंडिया जो है विश्व में चावल उत्पादन में दूसरे स्थान पर अपना देश भारत है। सो ऑप्शन बी फर्स्ट पोजीशन पर चाइना है और सेकंड पर आपका इंडिया है, बी इसका करेक्ट आंसर है। 86 नंबर है कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी? तो वन नीति लागू किया गया था 1952 ईस्वी से। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम वन क्षेत्र वाला बताइए, वन नीति से रिलेटेड प्रश्न आया है तो सबसे
कम जो है वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो है आपका हरियाणा है, और सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो है आपका एमपी है, यानी कि मध्य प्रदेश है। ये दोनों जान लीजिए, सबसे कम और सबसे ज़्यादा। एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट से निकाला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है कि किस देश में झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो मिल्पा के नाम से जो है झूम खेती को मैक्सिको में जाना जाता है, मिल्पा के नाम से। सो ऑप्शन नंबर बी 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे जो है रोका के नाम से जो है ब्राज़ील देश में माना जाता है, रोका। नेक्स्ट है आपका कि रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत जो है विनोबा भावे ने किए थे। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भूदान आंदोलन जो है उसे ही हम लोग रक्तहीन क्रांति के रूप से जानते हैं। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 89 नंबर के बाद 90 नंबर का प्रश्न है कि गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए, गन्ना उत्पादन में भारत का रैंक कौन सा है? तो भारत इसमें भी दूसरे रैंक पर स्थान काबिज किए हुए है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो चावल में है वो है चाइना प्रथम है, आलू में भी चाइना प्रथम है, दूध और मसाला में जो है वो भारत प्रथम है, ये आप याद रखिए। और मक्का में जो है अमेरिका प्रथम है, और गन्ना उत्पादन में भारत जो है दूसरे पर है। नेक्स्ट है आपका कि वर्ष 2019-20 में भारत के किस राज्य में मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया गया था? तो सबसे अधिक उत्पादन जो है गुजरात राज्य में किया गया वर्ष 2019-20 में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितनी प्रतिशत होती है? तो इसमें दोस्तों 70% होती है मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 92 का। नेक्स्ट है आपका कि रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, रत्नागिरी लौह अयस्क भंडार। सो ऑप्शन नंबर सी 93 का राइट आंसर होगा। BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? BHEL तो यह जो है आपका सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में आता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है इसका स्थापना हुआ था वो 1964 ईस्वी को हुआ था, 1964 ईस्वी को। और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है BHEL का। मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो यह 1854 ईस्वी को स्थापित किया गया था सफल कपड़ा मिल। सो ऑप्शन नंबर ए 95 का करेक्ट आंसर होगा। और अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और कोयम्बटूर का जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये आप जान लीजिए। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर है वो कानपुर को कहा जाता है। ये तीन जो है आपका इससे कपड़ा उत्पादन से आपसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जिसका आप जान लीजिए कि अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। 96 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो उसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। इसमें लौह इस्पात एवं उद्योगों का जो है सर्वाधिक संकेंद्रण है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार जो है मुख्यतः झारखंड राज्य में है, छोटा नागपुर का पठार का। समताप मंडल की ऊंचाई क्या है? तो फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए, समताप मंडल की ऊंचाई क्या है? तो इसकी ऊंचाई है 50 किलोमीटर। सो ऑप्शन नंबर बी इसका 97 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए। तो इसका नाम है दोस्तों हाजीरा और विजयपुर। ये हजीरा और विजयपुर है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हजीरा और विजयपुर। मैंग्रोव वन पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? बताइए दोस्तों, मैंग्रोव वन पर जो है वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? इस पर जो उपयुक्त से अधिक प्रभाव होगा, वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे। दूसरा होगा कि कार्बन सिंक्स के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर है। रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान है। तो रबड़ की खेती के लिए जो आवश्यक तापमान होती है वो 30 डिग्री सेल्सियस होती है। 30 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 100वां नंबर प्रश्न का। 101 नंबर का प्रश्न है आपको कि कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है
क्या मिलता है, वो मिलता है दोस्तों कृषि घनत्व, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कुल जनसंख्या को जो है उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से जब आप विभाजित कीजिएगा तो आपको यही मिलेगा, कृषि घनत्व मिलेगा। नेक्स्ट है आपका 102 कि पेडोलॉजी किसका अध्ययन है। तो पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है आपका मृदा का, यानी ऑप्शन नंबर इसका मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्योंकि सूखे रहने का कारण है क्योंकि यहाँ जो है वृष्टि छाया क्षेत्र है में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इस कारण तमिलनाडु सूखा रहता है। 104 नंबर है कि हरित क्रांति का अर्थ है। तो हरित क्रांति का अर्थ होता है कि कृषि के आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा एकल फसल की उपज को बढ़ाना, इंक्रीज करना, ग्रो करना। सो ऑप्शन नंबर ए 104 का राइट आंसर होगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका मानसरोवर झील है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। तो वो करती है दोस्तों बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है आपका 4096.7 किलोमीटर के जो है लंबी सीमा साझा करती है, और सबसे छोटी सीमा जो है करती है वो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का बनाती है। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, बांग्लादेश। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। तो बैरन द्वीप जो है एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। 108 नंबर के भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है। तो इसमें लगभग जो है 30 डिग्री का अंतर है अक्षांशीय विस्तार में। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 109वां नंबर प्रश्न कि जाड़े में वर्षा कोरोमंडल तट पर किस मानसून के कारण होती है। तो यह जो है होती है उत्तर पूर्व, किसके कारण जो है उत्तर पूर्व से मानसून के कारण जो है वर्षा जो है जाड़े में कोरोमंडल तट पर होती है उत्तर पूर्व से। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट में 110वां नंबर का प्रश्न है कि बाघ परियोजना क्या है। तो बाघ परियोजना है बाघ के संरक्षण की योजना है। इसमें बाघ परियोजना में जो है बाघ को संरक्षण करने का योजना होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व का नाम जो है वो है नामदफा है। क्या है, नामदफा जो है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 110 का। अब नेक्स्ट अब आपका जो स्टार्ट होता है वो होता है राज्य व्यवस्था से रिलेटेड सेट, जो कि आपका 111 से लेकर के आपका टोटल 150 प्रश्नों तक के होंगे। तो चलिए अब पॉलिटी से संबंधित प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 111 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उन्मूलन अस्पृश्यता प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो वो किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों, वो किया गया है अनुच्छेद 17 में, यानी कि अनुच्छेद 17 में जो है यह उल्लेख किया गया है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद जो 32 है उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 14 जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसके बारे में जान लीजिए कि विधि के समक्ष जो है समता का उल्लेख अनुच्छेद 14 में हुआ है। और अनुच्छेद 19 जो दिया हुआ है इसमें किया हुआ है वर्णित अधिकार मूल अधिकारों का केंद्र बिंदु है। यह अनुच्छेद 19 में वर्णित है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी अनुच्छेद 17 करेक्ट आंसर है। उन्मूलन अस्पृश्यता प्रावधान का उल्लेख है। तो देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को किस रूप में जाना जाता है। तो उनके हटाने को जो है महाभियोग के रूप में जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका जो बात कहा गया है वो अनुच्छेद 61 में, संविधान के अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग के द्वारा जो है आप राष्ट्रपति को हटा दे सकते हैं, यह किया हुआ है। और अभी तक जो है किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर जो है महाभियोग नहीं लगाया गया है, ये आप जान लीजिए। कोई भी राष्ट्रपति के ऊपर जो है महाभियोग नहीं लगाया हुआ है। 112 के बाद 113 नंबर है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान में अंगीकार किए गए हैं। तो किस संविधान से अंगीकार किए हुए मौलिक अधिकार, तो वो हैं यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से। सो ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किनको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा जो है प्रधानमंत्री को जो है उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है, बाकी राष्ट्रपति को और उपचुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का नाम क्या है? तो एंटोनियो गुटेरेस जो है वर्तमान महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम लोग यूएनओ के नाम से जानते हैं, इसका स्थापना जो है 24 अक्टूबर को हुआ था 1945 ईस्वी को, और इसका जो मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में स्थित है। 116 है कि पूना समझौता, जिसे पूना पैक्ट इनमें से किस नेता से संबंधित है? तो पूना समझौता जो है दोस्तों भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों के साझेदारी को कहा जाता है? तो शक्तियों के साझेदारी को जो है शक्तियों का प्रीतिकरण कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या है? तो यह एक संवैधानिक निकाय है, जो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका इसमें जो आयोग में जो है एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं, और इस आयोग के जो सदस्य होते हैं वो अस्थायी होते हैं। 118 के बाद 119 नंबर का प्रश्न है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो वो कहे हैं भीमराव अंबेडकर ने। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 32 को जो है उन्होंने हृदय एवं आत्मा कहा है, संविधान के अनुच्छेद 32 को। 119 के बाद 120 नंबर है कि 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो उस देश का नाम है जिम्बाब्वे यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिम्बाब्वे की जो राजधानी है उसका राजधानी हरारे है दोस्तों, और इसकी जो मुद्रा है वो है अमेरिकी डॉलर है। क्या है? अमेरिकी डॉलर जो है इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट है आपका 121 की संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसके पास जो है एक से अधिक इनके पास शक्तियाँ हैं दोस्तों। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, शक्तिशाली होने के कारण इसका एक से अधिक ऑप्शन है। 122 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जान लीजिए कुछ जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, इसकी स्थापना कब हुआ था? वो हुआ था 1966 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्र कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ। और 1966 में जो है शिवसेना का स्थापना हुआ। और आरजेडी जो है आरजेडी का स्थापना जो हुआ आरजेडी का जो राष्ट्रीय जनता दल का 1997 में हुआ। और जेडीयू का जो स्थापना हुआ वो 2003 ईस्वी में हुआ। और आप जिसे हम लोग आम आदमी पार्टी के नाम से जानते हैं उसका स्थापना 2012 ईस्वी में हुआ। ये सभी कुछ महत्वपूर्ण पार्टियां हैं जिनके बारे में आप जान लीजिए। जैसे बीजेपी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वो है आपका जाति, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है वो अपना देश भारत है दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है कि जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है तब तक उनका यह कार्यकाल है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और अनुच्छेद 74 में जो है प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान किया हुआ है। और प्रधानमंत्री जो है भारत का वास्तविक प्रमुख होता है, प्राइम मिनिस्टर ही। न्यायाधीश एम पुंछी आयोग का संबंध है? तो न्यायाधीश एम पुंछी आयोग का संबंध है केंद्रीय राज्य संबंधों से। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 126 है कि संघीय व्यवस्था में आवश्यक है? तो संघीय व्यवस्था में क्या क्या आवश्यक है दोस्तों? इसमें जो है आपका एक से अधिक तत्व जो है आवश्यक है। लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, आपका ये दोनों आपका आवश्यक है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में जो शामिल होते हैं वो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सभी जो है मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 128 है कि पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं सूची में शामिल है। तो 11वीं सूची में शामिल है आपके 29 विषय, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 129 का। नेक्स्ट है 129 के बाद 130 नंबर इसका प्रश्न है कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत किस रूप में है? कुछ सीमाओं के अंतर्गत जो है राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिष्ठित है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी, सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिष्ठित है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा और पोषण आहार का उचित प्रबंध करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया गया है। 131 है कि कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष न हो, तब तक जो है उन्हें नियुक्त नहीं किया जा सकता है कारखाने अथवा खानों में। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद जो है त्याग करना चाहें तो अपना त्यागपत्र वो किसे प्रस्तुत करेंगे? तो अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को वो प्रस्तुत करेंगे। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 133 है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? तो यह चुना जाता है मात्र 1 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष। सो ऑप्शन नंबर ए 133 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस महासभा में जो है टोटल अभी 193 सदस्य देश हैं और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य जो है महासभा के सदस्य होते हैं, ये आप जान लीजिए। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो कौन सा अधिकारी राष्ट्रपति के स्थानापन्न के रूप में कार्य करता है? तो उस समय जो है उच्चतम न्यायालय का जो प्रमुख न्यायमूर्ति होते हैं वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रिक्त पद होने पर स्थानापन्न के रूप में काम करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति पद पर जो अधिकतम 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव अनिवार्य है, जो पूर्ण अवधि 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। नेक्स्ट है आपका 135 नंबर की वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? तो रखा जाता है राष्ट्रपति के, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के विचारार्थ रखा सकता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेसिडेंट। मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो यह दोस्तों ब्रिटेन की देन है, मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक व्यक्ति जो है 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता है, ये आपका संविधान में दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका 137 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 138 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण ये जारी की जाती है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 139 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए तथा अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने में स्वतंत्र है? तो यह अनुच्छेद 25 में वर्णित है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 139 का। 140 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो यह अनुच्छेद 48 में जो है गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 141 है कि किसको कायम करके शक्ति को सर्वोत्तम रूप में पाया जा सकता है? तो स्वतंत्रता को, समानता को, न्याय को जो है कायम करके जो है शांति को सर्वोत्तम रूप में पाया जा सकता है। सो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है दोस्तों मुसोलिनी का है। मुसोलिनी जो है वो इटली के फासीवाद दल का नेता था। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 143 है कि संविधान के अनुच्छेद के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
तो अनुच्छेद 124 जो है वो उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर 2 और ये एक का आपका 2 हो जाएगा। अनुच्छेद 52 जो है आपका राष्ट्रपति होगा, ये इससे संबंधित है, यानी 3 हो जाएगा आपका बी का। अनुच्छेद 5 जो है वो नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 352 जो है आपातकाल से संबंधित है। तो 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ है 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने की इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आय होनी चाहिए। तो न्यूनतम आय जो है कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 145 के किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? तो उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 360। इसको जो है उपयोग करके वित्तीय आपातकाल को राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 352 को जो है राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका तब जारी किया जा सकता है, क्या है? तब जारी किया जा सकता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तब जो है परमादेश जारी किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्लेटो का संबंध किससे है दोस्तों? तो प्लेटो का जो संबंध है आपको बताइए। यह एक दार्शनिक राजा था, यानी कि इसका जो संबंध हो जाएगा प्लेटो का दार्शनिक राजा यानी कि 3, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका ए का जब 3 दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए इस प्रकार से मिलान सही हो जाएगा। 148 के बाद 149 नंबर का प्रश्न है आपका। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोडों में से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची 1 एक तरफ आपका वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का जो है संबंध है वो आपका अनुच्छेद 280 से संबंध है, यानी कि 1 का 4 देखिए ऑप्शन नंबर 20 में आप मिला लीजिए। तो 1 का 4 हो जाएगा, तो बी का आपका 1 हो जाएगा और सी का आपका 2 हो जाएगा और आपका डी का आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपका सही है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी 148 का करेक्ट आंसर है। 149 नंबर का प्रश्न है कि भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? तो अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति भारत का पहला वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है भारत के महान जो है वैज्ञानिक थे। 150वां नंबर का प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? तो इसका गठन जो है 6 अगस्त 1952 को हुआ था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए आपका 150 प्रश्न जो है आपका समाप्त हुआ, जो कि आपका बिहार विद्यालय प्राथमिक शिक्षक नहीं, आपका यह मध्य विद्यालय शिक्षक 6 to 8 के लिए था, जो कि BPSC TRE 4.0 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट था। तो हम लोग सेट नंबर 4 को समाप्त किए 1 से लेकर 150 प्रश्नों तक। फिर हम लोग नेक्स्ट आपका सेट नंबर 5 में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।